Hello students, once again I welcome you all and I hope you all are fine and healthy। हम लोगों का बेटा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का 4th लेक्चर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अलग अलग फैक्टर्स देखे जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। आज उसी का कंटिन्यूएशन होगा, कैटलिस्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है, और फिर और आगे बढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए डेरिवेशन करेंगे और फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट, पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया है कि एनर्जी के वेरिएशन से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, टेम्परेचर हम लोग कैसे वेरी करा के रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकते हैं, सॉल्वेंट का क्या रोल होता है। अब अगला टॉपिक उसी में है कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इटसेल्फ इन अ केमिकल रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स an alternative path of either lower activation energy or higher activation energy to the reaction। क्योंकि कैटलिस्ट, देखो मैंने लोअर भी बोला और हायर भी बोला, इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट बेटा दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब जनरली जब केवल कैटलिस्ट बोला जाता है तो हमारा मतलब होता है कि हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है उसकी जगह पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पॉइजन। उसकी जगह पे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन, ठीक है। तो कैटलिस्ट मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड पॉइजन मीन्स नेगेटिव कैटलिस्ट। जरा देखते हैं दोनों कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को घटाएगा तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैटलिस्ट बढ़ा देगा। अब देखो जब इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो केवल एक डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा। लेकिन जब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा, जब रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और रिवर्स डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो कैटलिस्ट होता है वो फॉरवर्ड के लिए भी जितना एक्टिवेशन एनर्जी घटाएगा उतना ही बैकवर्ड के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा। यानी a catalyst decreases the activation energy up to same extent for forward as well as backward reaction in case of a reversible reactions। जब सेम एक्सटेंट से घटाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी सेम एक्सटेंट तक बढ़ाएगा। दैट्स वाई ए कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन अप टू सेम एक्सटेंट इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसीलिए इक्विलिब्रियम क्विकली अटेन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट में बोलोगे कि अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। देखो बेटा जो मैंने कलर्ड डायग्राम बनाया है वो क्या है, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को घटा दिया है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर घट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सिमिलरली अब पॉइजन में आ जाओ। पॉइजन क्या करता है, जब बेटा कुछ बहुत सारी एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती हैं जो एक्सट्रीमली फास्ट होती हैं तो उनके रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पॉइजन का यूज़ करते हैं ताकि उनका रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, वो हाईली एक्सप्लोजिव ना रहें। तो पॉइजन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने का क्या तरीका है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करे पॉइजन ऑफ हायर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो देखो यहाँ पे भी कलर्ड वाला बेटा पॉइजन के प्रेजेंस में है, तो देखो पॉइजन के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जा रही है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बेटा बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, while in the absence of in the presence of poison rate of reaction decreases। In the presence of a catalyst rate of reaction increases, in the absence of in the presence of poison rate of reaction decreases। A catalyst is used to enhance the rate of reaction while poison is used in case of highly explosive reactions to control their rate, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, catalyst itself does not get consumed in a chemical reaction। कैटलिस्ट खुद कंज्यूम नहीं होता है किसी भी रिएक्शन में।
हाँ, कोई बोले कि क्या कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है? यस, कैटलिस्ट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट इट डज नॉट गेट इटसेल्फ कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये कैटलिस्ट का था। Now after catalyst, next factor which can affect the rate of reaction is radiation. क्या बोला मैंने? रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं। ज़्यादातर जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, दे टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वहाँ पे लाइट रेडिएशन जो होती है वो रिएक्शन को इनिशिएट करने का भी काम करती है, वो रिएक्शन को इनिशिएट करने का भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ H2 + Cl2 gives 2HCl, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे H डाल देंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो radiations can even initiate a chemical reaction which are not taking place at room temperature. तो ये रेडिएशन का रोल है। तो ये टॉपिक अब हम लोगों का ख़त्म हो गया। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस। वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस, अब वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस में लेट अस स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में आपको जानकारी दे दूं। differential rate law. For example, if there is a reaction A to B and it is an nth order chemical reaction, ये nth order chemical reaction है बेटा, तो यहाँ पे differential rate law को कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे माइनस T concentration of A minus dA by dt is equal to rate constant K, rate constant इसका क्या था? K concentration of A raised to the power equal to order of reaction. This is the proper way of writing differential rate law for a given reaction जिसका order अपने को known है। अब order nth order की reaction थी तो बेटा कितने concentration terms पे डिपेंड करेगा reactant के reaction का rate? n concentration terms पे, इसीलिए मैंने पावर क्या लगा दी है? n। ठीक है, so this is a very इजी कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल रेट लॉ को कैसे लिखते हैं। अब अलग अलग ऑर्डर पे बस इसी डिफरेंशियल रेट लॉ को अप्लाई करना है और डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रेटेड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अपने को देखना है। दो तीन चीज़ें इसमें पढ़नी है कि अलग अलग टाइम पे हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन चेंज क्या होगा अलग अलग टाइम पे, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग टाइम पे कैसे निकाल सकते हैं, रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इन्हीं के फॉर्मूले पढ़ने होंगे और उसी पे न्यूमेरिकल्स। तो लेट अस स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जनरली जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वाली रिएक्शंस होती हैं, दे आर जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये एक सॉलिड कैटलिस्ट पे होता है। ठीक है, तो अमोनिया होता क्या है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद चलो एग्जांपल लेंगे, पहले ज़रा देखो तो मैंने कोई भी एक रिएक्शन लिखी रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा
At time t is equal to 0, initial concentration of A is C naught. At time t is equal to t, concentration घट के कितनी हो गई? Ct. भाई जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी. तो अब इसको रेट लॉ कैसे इसका लिखोगे माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0 ऑर्डर. ठीक है, तो कंसंट्रेशन टू द पावर 0. अब इसको जरा सॉल्व करो तो बेटा क्या आ जाएगा? माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस डी सी इज इक्वल टू के डी टी, या इसको लिख सकते हो डी सी इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. बेटा जब टाइम t वॉज 0 कंसंट्रेशन वॉज C नॉट. जब टाइम 0 से बढ़ के टाइम t पे गए कंसंट्रेशन C नॉट से घट के Ct हो गई. DC को इंटीग्रेट किया, क्या आया? C, Ct माइनस C नॉट, Ct माइनस C नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी. dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 t. दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कि के टी इज इक्वल टू C नॉट माइनस C हो जाएगा. अब C नॉट माइनस Ct. ओके, तो K कैन बी रिटन एज 1 बाई टी C नॉट बाई माइनस Ct. ये रेट कांस्टेंट K के लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया. दूसरा कि इसका अगर ग्राफ देखना हो तो दो ग्राफ देख लेते हैं, एक रिएक्टेंट का और दूसरा एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का और दूसरा रेट का. जरा देखो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C विद टाइम t. बेटा इक्वेशन क्या बन रही है? C नॉट माइनस C इज इक्वल टू के टी. इसी को अगर मैं फिर से लिखूं कि C नॉट माइनस C इज इक्वल टू के टी, या C इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस C नॉट. तो बताओ C वर्सेस T प्लॉट बनाना है अपने को, तो स्लोप बेटा क्या आ गया? माइनस के. स्लोप आ गया माइनस के. व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू C नॉट. जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज C नॉट. उसके बाद बेटा स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा. सिंपल, बिल्कुल. दूसरा मैं रेट का अगर देखूं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी कर रहा है या नहीं वेरी कर रहा है, ये अगर देखना हो तो रेट क्या था? माइनस डी सी बाई डी टी था, एंड दैट इज व्हाट? के सी द पावर 0. तो दिस रेट इज अल्टीमेटली व्हाट? के, क्योंकि सी द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1. यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर टाइम t के साथ प्लॉट करूं मैं तो बोलो रेट क्या है बेटा? कांस्टेंट. तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या रहता है? कांस्टेंट. वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है. एक और जरा छोटा सा ग्राफ हम लोग देखें हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का. तो जरा देखो, हम लोगों ने देखा था बेटा कि के टी इज इक्वल टू C नॉट माइनस सी टी. अब हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का होता है कि जितनी देर में आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, तो बचेगा कितना? आधा. यानी टाइम टेकन टू कंज्यूम हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम.
तो एट T इज इक्वल टू T हाफ, कंसंट्रेशन जो बचेगी Ct वो कितनी बचेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ, यानी C नॉट बाई 2। तो ये वैल्यू डालो जरा, तो क्या आ जा रहा है, के टी हाफ इज इक्वल टू C नॉट माइनस C नॉट बाई 2। यहां से बेटा टी हाफ कितना आया, C नॉट बाई 2k, C नॉट बाई 2k, कितना आया टी हाफ, C नॉट बाई 2k। यहां से अपने को क्या पता चल रहा है बेटा, कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम भी ज़्यादा होगा, रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं हाफ लाइफ को प्लॉट करूं विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C नॉट, तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। और बताओ इसका स्लोप कितना होगा, 1/2k। स्लोप कितना होगा बेटा इसका, 1/2k। अब इसी पे बेस्ड अलग अलग सवाल आ सकते हैं, k की वैल्यू दे देगा, C नॉट की वैल्यू दे देगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पूछ देगा, या C नॉट दे देगा, टाइम दे देगा, रेट कांस्टेंट दे देगा, और उस टाइम पे कंसंट्रेशन Ct पूछ देगा, where C is concentration of reactant। अब जरा देखो, कुछ एग्जाम्पल्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के देखते हैं। एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का मैं एग्जाम्पल लेता हूं सबसे पहले, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, formation of HCl, H2 gaseous plus Cl2 gaseous gives 2HCl such that HCl is in liquid state। अब देखो ये जीरो ऑर्डर कैसे होगी, जीरो ऑर्डर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये चीज जरा समझने वाली है। ये एक बेटा बीकर है, ये HCl रखा हुआ है, यहां एक इन्वर्टेड ट्यूब है, इसमें क्या क्या है, H2 गैस है, Cl2 गैस है। अब बताओ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, H2 और Cl2 रिएक्ट किए, यानी इनका अमाउंट कम हुआ, लेकिन इनका जो अमाउंट कम हुआ वो HCl में तब्दील हुआ, और HCl का लिक्विड का लेवल बढ़ गया। तो जरा देखो, ध्यान से देखना इसको और समझने की कोशिश करना। जरा ध्यान से देखिए सब लोग बेटा, H2 और Cl2, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि H2 और Cl2 का अमाउंट घट ही नहीं रहा है, अमाउंट बिल्कुल घट रहा है। जब रिएक्शन हो रही है तो H2 भी रिएक्ट हो रहा है, Cl2 भी रिएक्ट हो रहा है, तो दोनों कंज्यूम हो रहे हैं। H2 और Cl2 का अमाउंट कम हुआ, लेकिन कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो H2 और Cl2 रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं, उससे इस ट्यूब में HCl का लेवल बढ़ता गया। तो अब फाइनली H2 और Cl2 के पास वॉल्यूम कितना है, कम हो गया। तो अमाउंट कम हुआ, वॉल्यूम भी कम हो गया, यानी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देयर इज नो अपरेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बोथ H2 as well as Cl2। दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिया, इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं।
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल ले लें, दूसरा एग्जांपल। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल में अपने को क्या देखना है भाई? बहुत सारी गैसियस रिएक्शंस होती हैं जिनमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं और वो कैटलिस्ट जनरली सॉलिड फेज में होते हैं, इसलिए मैंने बोला इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और ऐसी गैसियस रिएक्शंस जहां पे सॉलिड कैटलिस्ट यूज होता है, ऐसी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज अपेरेंटली इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैंने कोई भी दो गैसेस ली, ए गैसियस प्लस बी गैसियस, और सपोज प्लेटिनम मैंने रिएक्टेंट कैटलिस्ट ले लिया है और ये मिलके क्या बना रही हैं? ए बी। अब देखो होगा क्या बेटा, प्लेटिनम जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है, जो प्लेटिनम कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है। अब ये देखो होता क्या है, ये ए और बी दोनों आएंगे, इससे जुड़ेंगे और फिर आपस में जुड़ेंगे, तब जाके ए प्लस बी विल फॉर्म ए बी। बात समझ में आ रही है? अब होगा क्या किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो सरफेस होगी कैटलिस्ट की, ये पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड होगी बाय ए एंड बी। जैसे ही एक पेयर ऑफ ए एंड बी रिएक्ट करके ए बी में कन्वर्ट होगा, दूसरा ए और बी आके यहां पे बैठ जाएगा, यानी दिस रिएक्शन साइट विल बी फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय ए एंड बी, यानी जहां पे रिएक्शन हो रही है वहां पे ए और बी की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कंसंट्रेशन में कोई अपेरेंट चेंज देखने को अपने को नहीं मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन हैज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट साइड तो पूरे टाइम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से भरी हुई है, वो खाली हो ही नहीं रही है। जैसे ही एक पेयर जा रहा है दूसरा पेयर वहां पे आके बैठ जा रहा है, तो साइड पूरी की पूरी हमेशा ऑक्यूपाइड है। तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम लोग जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, चूंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की थी तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द पावर 0। तो अब मैं यूनिट ऑफ K की बात करूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K उसकी बात करूं तो बताओ K की यूनिट क्या होगी? रेट की यूनिट के बराबर, दैट इज अगर मैं मोल पर लीटर में लेता हूं कंसंट्रेशन और टाइम सेकेंड में लेता हूं तो इट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करो, फाइंड rate of reaction if initial concentration of reactant in a zero order reaction is 4.5 into 10 to the power minus 3 mole per liter, and rate constant K की वैल्यू गिवन है बेटा अपने को, दिस इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड पूछा क्या है? फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, और चलो इसी में ऐड कर लो ऑल्सो फाइंड टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R इज इक्वल टू व्हाट? K,
यानी रेट ऑफ रिएक्शन को आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो बेटा कि इट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जबकि टी हाफ हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट बाई 2K। अब जरा देखो C नॉट की वैल्यू कितने गिवन है, 4.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, K की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10⁻⁵। कंसंट्रेशन है बेटा मोल पर लीटर में, K की यूनिट दी हुई है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। कितना आएगा, दिस इज 3, 2 से काटोगे 1.5 इंटू ये ऊपर जाएगा 100, दैट इज 150 सेकेंड्स। तो अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी रहेगी, रेट कांस्टेंट इतना रहेगा, तो 150 सेकेंड में 150 सेकेंड में बेटा आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। हाफ लाइफ टाइम इसका कितना हो जाएगा, 150 सेकेंड। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर पे बहुत कुछ है नहीं, अगर न्यूमेरिकल आया भी तो बहुत सिंपल होगा एग्जाम में, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मतलब रेडियो एक्टिव डिके में भी हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कई जगह इसका फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ रेडियो एक्टिविटी में भी है, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना है बेटा। कोई भी एक रिएक्टेंट है A, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी थी A, घट के हो गई A माइनस एक्स, मतलब X उसमें से वो रिएक्ट कर गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे कैसे लिखोगे, dx अपॉन dt। रेट ऑफ रिएक्शन बाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, कितना कंज्यूम हुआ है, x अमाउंट कंज्यूम हुआ है, तो dx बाई dt। एंड दिस इज इक्वल टू K concentration of reactant at any time, that is A minus x the power 1। ऐसे ही लिखोगे। तो अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। dx, A minus x को इधर लाओ, A minus x is equal to K dt। इंटीग्रेट कर दो बेटा, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू k dt, सॉरी k t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। बताओ व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी है, कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 0। भाई 0 टाइम पे तो कुछ रिएक्ट नहीं किया है ना a, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये टर्म 0 हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ln a, x बराबर 0 रखोगे तो i बराबर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ln a। वैल्यू पुट करो, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस ln a। ln a को इधर ले आओ बेटा, ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी। सो ln a माइनस ln a माइनस एक्स, ln a बाई a माइनस एक्स, और टाइम t को नीचे ले आओ, तो 1/t ln
ए अपॉन ए माइनस एक्स, के इज इक्वल टू ln को log में ले जाओ टू द बेस 10, 2.303 अपॉन टी log ऑफ a upon a minus x, where a is initial concentration and a minus x is concentration of reactant at any time t. ये k का एकदम शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला, k का एकदम शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, इस डेरिवेशन को जरा एक बार फिर से ध्यान से देख लो। मैंने क्या किया, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले ली, a, टाइम t इज इक्वल टू t पे x अमाउंट उसमें से रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना, a माइनस एक्स, डी एक्स बाई डी टी मैंने किया, दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ लिख रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। इसको सॉल्व किया मैंने, फाइनल फ्रैक्शन क्या आई, k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln a बाई a माइनस एक्स, और फिर उसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया 2.303 का फैक्टर ऐड करके। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो, इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C नॉट थी और टाइम t पे कंसंट्रेशन Ct थी, तब ये क्या हो जाता, k इज इक्वल टू, यहां से लिख रहा हूं मैं, k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln C नॉट बाई Ct, यानी KT इज इक्वल टू ln C नॉट बाई Ct, यानी Ct बाई C नॉट अगर मैं लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस KT, एंटी लॉग लिया है मैंने नीचे करके, यानी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, Ct इज इक्वल टू C नॉट e टू द पावर माइनस KT। देखो बेटा, टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, लेकिन कैसे घट रही है, लीनियरली घट रही है एज इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, या एक्सपोनेंशियली घट रही है। तो यहाँ पे अपने को देख के पता चल रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Ct टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा कंसंट्रेशन Ct विद टाइम t, ठीक है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को टाइम t के साथ ग्राफ बनाना है तो बताओ, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो c बराबर C नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन घट रही है, लेकिन कैसे, एक्सपोनेंशियली, कैसे, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, दूसरा, हमने देखा कि KT इज इक्वल टू ln C नॉट बाई Ct। अब इसी को मैं लिख लूं ln Ct बाई C नॉट, तब ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस KT। अब ln Ct बाई C नॉट वर्सेस टाइम t ग्राफ प्लॉट करना, टाइम t और ln Ct बाई C नॉट, तो बताओ बेटा कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद अ नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ नेगेटिव स्लोप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
जरा मैं टी हाफ के बारे में बात करता हूँ, हाफ लाइफ टाइम। तो हम लोगों ने देख लिया है कि के टी इज इक्वल टू, हम लोगों ने देख लिया है कि टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ कितना रिएक्टेंट बचेगा? कितना रिएक्टेंट बचेगा बेटा? हाफ ऑफ इनिशियल, हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट यानी सी नॉट बाई टू। सी टी की वैल्यू कितनी होगी? सी नॉट बाई टू। तो यहां से बेटा टी हाफ कितना आ जाएगा जरा देखो तो, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट बाई टू। इसको सॉल्व करोगे, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के, और लॉग 2 की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 0.3010। जरा एक चीज ध्यान देखो कि फॉर अ गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर रेट कांस्टेंट अपने को पता है तो टी हाफ इज कांस्टेंट, टी हाफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा ली थी या इनिशियल कंसंट्रेशन कम लिया था, हाफ लाइफ टाइम पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद अ गिवन रेट कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू and is independent of initial concentration of reactant. हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि जीरो ऑर्डर में हमने क्या देखा था, वो डिपेंड कर रहा था एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट के साथ टी हाफ प्लॉट करना हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो कैसा ग्राफ आएगा? कांस्टेंट ग्राफ। दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट नंबर, फिक्स्ड नंबर, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। ये हम लोगों ने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है उसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, उस पर बेस्ड पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने बोला या एक दो चीजें इसमें और देख लो, मैं बोल रहा हूं टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट any fraction of reactant is independent of initial concentration, is independent of initial concentration of reactant, is independent of initial concentration of reactant. देखो बच्चों मैंने क्या लिखा कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरे कहने का मतलब क्या है?
मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो t इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन सी टी जो बचा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ t 50% हम लोगों ने जब देखा तो सी टी की वैल्यू कितनी थी, सी नॉट बाई 2। कितना बचा था, सी नॉट बाई 2। अब मैं टाइम बोल रहा हूँ कि भाई t 75% कितना होगा। t 75% का मतलब क्या है कि 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। तो बचा कितना है, सी टी की वैल्यू उस टाइम कितनी होगी जब रिएक्शन 75% कंप्लीट है, कितना बचा होगा, 75% कंप्लीट है तो 25% बचा होगा, दैट इज सी नॉट बाई 4। सी नॉट बाई 4 ये वैल्यू जरा पुट करके देखो, टी 75% कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी नॉट बाई 4 दैट इज लॉग ऑफ 4। टी हाफ में कितना आया था, लॉग ऑफ 2। तो लॉग ऑफ 4 को क्या लिख सकते हो, 2 log 2, यानी दिस टी 75% इज 2 टाइम्स ऑफ टी 50%। टी 75% इज 2 टाइम्स ऑफ टी 50%। 2 टाइम्स ऑफ टी 50%। कहने का मतलब क्या है कि अगर टी 50% रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए 1 आवर लग रहा था, तो बेटा 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 आवर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि पहले 1 घंटे में रिएक्शन 50% चली और उसके अगले 1 घंटे में 1 आवर से 2 आवर तक जाने में नेक्स्ट 1 आवर में रिएक्शन 50% से 75%, मतलब केवल 25% की प्रोग्रेस हुई। पहले 1 घंटे में 50% की प्रोग्रेस हो रही है रिएक्शन में, जबकि अगले 1 घंटे में केवल 25% की प्रोग्रेस हो रही है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का अमाउंट भी घट रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्रेजुअली घट रहा है। इसीलिए पहला 50% कंप्लीट होने में 1 आवर और अगला 25% कंप्लीट होने में 1 आवर। अगले 1 आवर में केवल रिएक्शन 25% आगे बढ़ी। Why? Because the rate of reaction is gradually decreasing with decrease in concentration. Rate of reaction is gradually decreasing with decrease in concentration of reactant. बात समझ में आ गई? अच्छा, जरा एक बात देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में time required to complete 99.9% of the reaction is around 10 times of T half. T 99.9%. 99.9%. अगर मैं T 99.9% लिखता हूँ तो मैं बताओ T कैसे लिखूँगा? T 99.9 is equal to 2.303 upon K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान लूं बेटा, 100, और बोलो फाइनल कंसंट्रेशन 99.9% खत्म हो चुका है रिएक्टेंट, तो बचा कितना है, 0.1। 100 में से 99.9 खत्म हो गया तो बचा कितना, 0.1। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 10 का क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 लॉग 10 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1, एंड दिस इज इक्वल टू, बोलो वहाँ पे 0.3010 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। ठीक है, तो जरा बताओ हमने क्या क्या सिंपलेस्ट वे में निकाल लिया। टी 75% हमने देख लिया, ये कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। और हमने क्या देख लिया, टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, दैट इज 50%। ठीक है,
तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना। एंड T50% का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, T50% को हम लोगों ने देखा कि इट इज 0.693 अपॉन K। तो अमाउंट ऑफ time required to complete any fraction of to consume any fraction of reactant is independent of initial concentration of reactant in case of first order reaction. Okay? अब इसी पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे बेटा अगले लेक्चर में। थैंक यू।